नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स के रूप में कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। तो उन सभी के लिए ये कार्यक्रम ख़ास तौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो शुरू किया है, जो हम ये देखेंगे कि इस कार्यक्रम की महत्वता क्या है और ये कार्यक्रम किस तरह से हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें न केवल एक जानकारी मिलेगी बल्कि हमें बहुत सारी जो हमारी कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो निश्चित रूप से डेवलप होंगी, हमें स्किल मिलेगा और इसके माध्यम से हम एक प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हो पाएंगे और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम समाज में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस कार्यक्रम में जो पाठ्यक्रम है उसका अपना एक अलग अलग जो लेसन्स हैं उनके बारे में आपको हम एक एक करके बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे। तो उसमें ह्यूमन बॉडी और उसके जितने सिस्टम्स हैं उन सब की हम बात करेंगे, सेल टिश्यूज़ को भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अलग अलग जो हमारे जो यूनिट्स हैं उनके लिए आप अलग अलग टीचर्स के माध्यम से इन चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। जहाँ प्रैक्टिकल की आवश्यकता होगी वहाँ आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, दिखेगा। आप उसके अनुसार जो है वो प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं और उसको देख करके आप फिर निश्चित रूप से अपनी जो जहाँ आपकी क्लास होगी, जहाँ आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी वहाँ आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो आज हम आपको बता दें कि जो आज का हमारा ये कार्यक्रम है इसमें जो हमारी प्रथम यूनिट का यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से जो सिस्टम बचा हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स, इन दोनों सिस्टम्स पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में बैठी हुई हैं डॉक्टर स्नेहलता जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो आपको ये अवगत कराएंगी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार साथियों। अब आपको इस सिस्टम के बारे में सारी जानकारी आपको मैडम से मिलेगी और किस तरह से ये सिस्टम्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक टीचिंग के माध्यम से मैडम के द्वारा आप सुन पाएंगे। जन स्वास्थ्य की ये जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत आप पहले वीडियो में आपने देखा है शरीर की रचना एवं क्रियाएं, जैसे कि पाचन क्रिया है और श्वसन क्रिया है। इस तरह से कई क्रियाएं आपने पहले वीडियो में देख चुके हैं। जो बचा हुआ प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज मैं आपको बता दूंगी। तो प्रजनन तंत्र ये जीवन के कई तरह के अवस्थाएं होते हैं, उसमें बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था होती है। तो प्रजनन तंत्र का जो क्रियाशील रूप में अधिकतर हमें मध्यावस्था में दिखाई देती है। तो बाल्यावस्था के अंतिम और मध्यमावस्था के शुरुआत में प्रजनन तंत्र का क्रियाशील बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, तो उस समय में लड़की का 12 से 13 साल में शुरू होगा कक्ष में बाल आना या मेनार्के जिसे हम कहते हैं, रजोधर्म शुरू होना और स्तन का बढ़ना। इस तरह से लड़कियों में मिलता है और लड़कों में अधिकतर मूछे और मुस्टैचेस आना, बर्ड आना, ये मिल जाता है। और ये जो स्त्री एवं पुरुष दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अधिकतर महत्वपूर्ण है। किस तरह से कि उनके सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं, स्त्री का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पुरुष का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री में अधिकतर अंडाणु उत्पत्ति करते हैं, बल्कि ये पुरुष में शुक्राणु उत्पत्ति करते हैं। जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो मानव में
जनन अंग मादा में 12 या 13 वर्ष की उम्र में तथा नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में पाया जाता है। तो ये परिवर्तन मादा में प्रायः वक्ष तथा जनन अंगों पर बाल उगने तथा नर में दाढ़ी एवं मूंछ आने से दिखाई देता है। स्त्री की प्रजनन तंत्र के इसके मुख्य कार्य उर्वरन के लिए अंडाणु उत्पन्न करना तथा विकसित होने वाले गर्भ को धारण करना। इनमें मुख्य अंग क्या है? ये एक तो अंडाशय है। अंडाशय को हम ओवरीज भी कहते हैं। ये गर्भाशय के दोनों पार्श्व में बाएं और दाएं आलमंड के साइज में ओवरीज यानी अंडाशय होते हैं। ये जन्म के समय लगभग 3 मिलियन के करीब होते हैं फॉलिकल्स। ये मैच्योर होके जब प्यूबर्टी के एज आता है तब ये 3 लाख का कंसाइज होके 300 हो जाते हैं। ये 300 हर महीना एक अंडाशय से एक अंडाणु उत्पन्न होती है और यह उत्पन्न हुआ डिंबी वाहिनियों से जाकर वहाँ रुक जाती है। यहाँ पे रुकने के बाद पुरुष के संपर्क में स्त्री जब होता है तो वहाँ सेमेनल फ्लूइड सिक्रेट होने के बाद वहाँ से जो स्पर्म्स यानी शुक्राणु इस डिंबी वाहिनियों के पास पहुंचकर अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर जाइगोट बन जाती है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अंग है गर्भाशय। ये जो बना हुआ जाइगोट आकर गर्भाशय में स्थित हो जाती है। गर्भाशय में 40 सप्ताह तक यहाँ पर रुकती है। तो इसलिए गर्भाशय अपने आप को इसके इंटरनल लेयर्स 3 होते हैं। मांसपेशियों से बनी हुई ये गर्भाशय अलग अलग लेयर्स में रहता है। तो आंतरिक वाला जो लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इस एंडोमेट्रियम अधिक से अधिकतर थिकनेस मोटा होने के कारण ये एक यूटेराइन बेड जैसा बनती है जो जाइगोट को यहाँ पर गर्भाशय में इम्प्लांट करने के लिए उपयोग होता है। जब अगर इम्प्लांट होती है तो वो 40 सप्ताह तक वहाँ रुकता है और उसके थ्रू गर्भाशय के थ्रू शुरुआत के जो सप्ताह में इनको न्यूट्रिशन के रूप में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मिल जाती है। इन केस अगर संपर्क ना होने के कारण ये जो अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये अगले कुछ ही दिनों में अपने शरीर से बाहर निकलता है और ये जो यूटेरस के अंतर्गत जो मोटापा जैसा बना हुआ एंडोमेट्रियल थिकनेस भी अपने आप को शेड करके ये रजस्वला के रूप में हर महीने निकल जाती है। और इसके अलावा गर्भाशय का मुख को हम सर्विक्स कहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अंग है जो योनि हम कहते हैं, योनि या वजैना। तो इन 4 जो अंडाशय, डिंब वाहिनियाँ, गर्भाशय और योनि, इन 4 अंगों को साफ सुथरा रखना, हाइजीन मेंटेन करना और किस तरह से स्त्री अपना हर महीना की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस तरह से खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, यह सब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होने के नाते आपको समझाना चाहिए। अभी मैंने कहा था आपसे कि हर महीना 28 दिन में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो सामान्यतः इसके 4 फेजेस में होता है। पहले के जो फेज़ है, पहला दिन 1 से लेकर 5 तक को हम मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सारे स्त्रियों को 5 ही दिन में हो, किसी को 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन तक होता है, किसी किसी को 5 से ज़्यादा दिन भी हो सकता है। जैसे ही ये बंद हो जाता है उसके बाद फॉलिकुलर फेज़ शुरू हो जाती है। फॉलिकुलर फेज़ को हम दिनांक 1 से लेकर 13 दिन तक के लिए हम मानते हैं। जो फॉलिकल मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद उसी एक फॉलिकल में से
अंडाणु निकलता है। जब अंडाणु रिलीज होती है उस दिन लगभग हम 14 दिन पे निकलती है और उसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में किसी को गर्भ धारण करना हो तो ओव्यूलेशन फेज में अंडाणु रिलीज होने के बाद ही संपर्क करना चाहिए। तो ये चीज़ हमें एज ए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर लोगों को बतानी चाहिए। उसके बाद 15 दिन से रेस्ट ऑफ द ये 28 दिन तक की फेज़ को हम लुटियल फेज़ कहते हैं। तो इस समय में हर स्त्री को स्पेशली मेंस्ट्रुअल फेज़ में कोई गंदा कपड़ा ना यूज़ करे और स्टेराइल कपड़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से कीटाणु जो है वजेना के रूप से अंदर गर्भाशय इवन डिंब वाहिनियाँ और ओवरी तक कोई इन्फेक्शन पहुंच जाती है और जिसके कारण कहीं तरह के हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू ये प्रजनन तंत्र में हो जाता है। और इसके अलावा ओवरीज में कभी सिस्ट बन सकते हैं या ओवरीज में भी कोई फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। एंड फाइब्रॉइड्स सिस्ट ओवरीज में ही नहीं बल्कि गर्भाशय में भी हो सकते हैं। तो कहीं पर भी इन 4 अंगों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो शिशु गर्भावस्था होने का चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोई अगर पहले से ही प्लान कर रहे हैं कि हमें कंसीव होना है तो पहले ही एक स्त्री रोग निपुण के कोई डॉक्टर के पास जाकर इन 4 अंगों के हेल्थ को पहले से ही देखना चाहिए। पहले एक बार अल्ट्रासाउंड करवाए तो सही दिखेगा कि ओवरीज, गर्भाशय, योनि इनकी स्वास्थ्य किस तरह से है। इन केस अगर कोई बीमारी हो तो इसके रिलेटेड पहले से ही कुछ दवाइयाँ लेने से ये स्वस्थ बन जाएगा। एक बार इन सारे प्रजनन तंत्र स्वस्थ रहने के बाद ही कोई स्त्री आगे माँ बनने के लिए सोचना चाहिए। इसके बाद पुरुष जनन। पुरुष जनन के जैसे स्त्री के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसी तरह से पुरुष का भी अलग अलग अंग हैं जो सिर्फ प्रजनन तंत्र को के लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या क्या है हम देखेंगे। एक है वृषण एवं वृषण कोश जिसे हम कहते हैं टेस्टिस और स्क्रोटल सैक। उसके बाद आदिवृषण जिसे हम कहते हैं एपिडाइडमिस। इसके बाद शुक्रवाहिका वैस डिफरेंस, शुक्राशय सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा हम कहते हैं, एंड लास्ट में शिश्न जिसे पेनिस हम कहते हैं। तो इसमें आदिवृष्ण एवं शुक्र प्रवाहिनी, यह अंड ग्रंथि से शुक्र प्रवाहिनी तक शुक्राणुओं के मार्ग में डक्ट का कार्य करता है। यह अपसारण से पूर्व शुक्राणु को भंडारित करता है और शुक्राणु द्रव्यों में अंशदान करता है। और ये शुक्र प्रवाहिनी जिसे हम वैस डिफरेंस कहते हैं, ये अंडग्रंथि की स्राविक वाहिनी अध्यंड की निरंतर पतली पेशी नली जो लगभग 18 इंच लंबी है तथा अपसरित वाहिनी के लिए प्रत्येक अंग से शुक्राणु परिवहन करता है तथा यह अपसारित वाहिनी प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में खाली होता है। शुक्राशय एवं पुरस्थ ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अधिकतर वृद्धावस्था में ये बढ़ जाती है और यह जो ठीक ब्लैडर के ठीक नीचे ही स्थित होती है। तो मूत्र मार्ग के मध्य में एक छोटा छिद्र से गुजरता है और ये बुजुर्गों में बड़ा होने के कारण ये बार बार ये संकुचित कर कर ब्लैडर में जो रुका हुआ मूत्र को थोड़ी सी मात्रा में हर घंटे में, हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा मात्रा में ये निकलता है। तो एक और समस्या है ये बुजुर्गों में मिलती है हमें। और ये जितना भी ये शुक्राणु या अंडाणु जो बनने के लिए मुख्य कारण है स्त्री पुरुष लेने वाले जो आहार। अगर
अच्छा आहार हम लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट जिसमें भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स के साथ लिया हुआ भोजन अगर हम लेते हैं तो ये जो प्रजनन तंत्र के को नरिश करने वाला आहार रस के द्वारा ही ये नरिश होता है। तो अच्छा आहार हम लेने से अच्छी क्वालिटी की शुक्राणु और अच्छी क्वालिटी की अंडाणु उत्पन्न होता है। और हर जगत में जितने भी जीव है ये सब अपनी संख्या को वृद्धि करने के लिए तड़पते हैं। तो इसी तरह से मनुष्य भी अपना अपना जीवन में अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ संख्या ही नहीं, हमें तो एक क्वालिटी वाले बच्चे आना चाहिए। अगर क्वालिटी वाले बच्चे आना है तो अपना जो बीज जिसे हम अंडाणु और शुक्राणु हम कहते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी के कैसे बने, ये एज ए हेल्थ वर्कर्स, एज ए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हम समाज को ये समझाना चाहिए कि जो आहार हम अच्छा क्वालिटी वाले लेते हैं तो उसी आहार की रस से हमें ये प्रजनन तंत्र का नरिशमेंट होती है। तो साथियों, आप ये जानिए कि आहार जो हम अच्छा लेंगे तो अच्छे अंडाणु और अच्छे शुक्राणु उत्पन्न होगी, जिसके कारण एक हेल्दी बच्चा होने की संभावना पूरी है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आप सबको पता है कि ये 5 है। ये 5 क्या है? ये 5 आंखें, नाक, कान, जिह्वा यानी जीभ एंड त्वक यानी त्वचा या स्किन। ये सारे 5 ज्ञान इंद्रियां से बाहर के पर्यावरण में होने वाले कुछ चीज़ों को हम अब अपना लेकर ग्रहण कर उसे ज्ञान के रूप में प्रकट करते हैं। तो इसके लिए कोई भी ज्ञान अगर उत्पन्न होना है तो इंद्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कि इंद्रियां और मन के साथ सहायता से मस्तिष्क में बुद्धि होती है और कई तरह के मस्तिष्क में सेंटर्स केंद्रित होते हैं। तो इन सेंटर्स तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए कई तरह के नाड़ी होते हैं, जैसे कि आंखों में दृष्टि देखने के लिए वो मैसेज जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा, ऑप्टिक नाड़ी के द्वारा पहुंचती है। इसी तरह से सूंघने वाला जो नाक का काम है वो ऑल्फैक्टरी नाड़ी के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो उसी तरह से जीभ के लिए भी हर एक सेंस ऑर्गन के लिए एक एक अपना नाड़ी है जो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, वहां से केंद्रित होकर फिर एफरेंट नर्व्स के द्वारा हमें मैसेजेस पहुंचाती है। तो अभी देखते हैं एक एक ऑर्गन में क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या क्रियाशील है। ज्ञानेंद्रिय मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाते हैं। और ये संख्या में जैसे मैंने कहा है 5 हैं। ये आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि ये आँख का स्ट्रक्चर है और नाक का जो लैटरल व्यू है और जीभ को दिखा रहे हैं और त्वचा को और कान को, ये सारे जो पिक्चर में सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। नेत्र के द्वारा हमें वस्तु की दृष्टि का ज्ञान होता है। यह गेंद के आकार की एक इंद्रिय है जो नेत्र की कक्ष में स्थित है। और ये नेत्र जो दिखता है इसके अंदर आईबॉल जो है आई ऑर्बिट में रहता है और इसके 1/6 पोर्शन जो है कॉर्निया एक पतली सी लेयर है वो कवर करता है। इसके अलावा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है लेंस और रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सारे। इन सबको अगर सबकी कोऑर्डिनेशन से ही हमें दृष्टि का ज्ञान मिलता है। इनमें से कोई एक का भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता तो दृष्टि के ज्ञान में हमें
डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो नेत्र सर्वेंद्रियानाम नयनम प्रदानम, तो नयन अगर प्रदान है और बाहर के रंग बिरंगे दुनिया को हमें देखने के लिए ये नेत्र ही महत्वपूर्ण है, तो हम इसको बचाया रखना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो कैसे हम बचाएंगे? नेत्र को आराम देना चाहिए। तो दिन में 24 घंटे में से हम 6 से 8 घंटा मिनिमम अच्छी सी नींद लेनी चाहिए ताकि उसे रेस्ट मिले। और सुबह उठते ही और नेत्रों को हमें वॉश करना चाहिए। स्वच्छता से रखने के लिए नेत्र के आई वॉश कैप्स आते हैं जिसमें स्टेराइल पानी या फिल्टर का पानी लेकर आंखों को डिप करके अच्छा सा धो लेना चाहिए। एंड इसके अलावा आंखों को काजल, अगर अच्छी से केमिकल से ना बनी हुई कोई काजल हो तो उसे भी लगा लेना चाहिए। और डायरेक्ट सन के, सूरज के प्रताप में नहीं देखना चाहिए जिससे आंखें खराब हो सकती हैं। एंड आज के दुनिया में जो अधिकतर स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स जो यूज़ कर रहे हैं उससे भी हमें आंखों पे दबाव पड़ सकती है एंड कई तरह के दिक्कतें हो सकती है आंखों के लिए, जैसे आंखों में से पानी निकलना या आंखें लाल होना या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इस तरह से कई तरह के होते हैं। तो आंखों को ठीक रखने के लिए हमें कई सारे जैसे कच्चा दूध भी हम 2 बूंद डाल सकते हैं, रोज़ वाटर है वो भी हम 2 बूंद डाल सकते हैं, या आई के ऊपर आंखें बंद करके पैचेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम आंखों को बचा लेना चाहिए। इसके अलावा कर्ण है। कर्ण जो है, कर्ण यानी कान, ये सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। और कान भी 3 भाग में डिवाइड हुआ है। एक तो बाह्य कर्ण जो बाहर की ओर होती है, और मध्यम कर्ण, और एक अंदर की कर्ण। बाहर की जो कर्ण है उसमें एक नीचे की ओर जहाँ पे बालियाँ लड़कियां लगाते हैं वो कर्णपाली हम कहते हैं। और इसके अलावा बाह्य कर्ण में गंदगी निकलती है जो वैक्स हम कहते हैं, उसे महीने में एक बार प्रॉपरली साफ़ कर लेना चाहिए। एंड इसके अलावा जो मध्यम कान जिसके अंदर 3 छोटे छोटे अस्थियां होते हैं, जो मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स हम कहते हैं, जो शरीर के सबसे छोटे अस्थियां हैं ये। और इसी के अंदर एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या छिद्र होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर छिद्र नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही पतली सी एक लेयर है। और बाहर के जितने भी ये जो ध्वनियाँ हैं वो जो बोलते हैं वो ध्वनियाँ वाइब्रेशन के रूप में बाह्य कर्ण से लेकर मध्यम कर्ण तक पहुँच के वहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुँचने के बाद वहाँ उस वाइब्रेशन को, ध्वनि के वाइब्रेशन अंदर की और जो कान है अंतःकर्ण, वहाँ को पहुँचाकर मैसेज जो है सुनने वाली जो ज्ञान जो है मस्तिष्क तक पहुंचकर मस्तिष्क में ये मैसेज पहुंचाती है। पहले तो वाइब्रेशन के रूप में जाकर फिर वो मस्तिष्क में वो डिकोडिंग होती है कि क्या बात हमने सुना है। और इसको साफ़ रखने के लिए जो वैक्स होती है वो वैक्स को हमें हर महीने साफ़ कर लेना चाहिए। और कोई अननेसेसरी कोई भी ड्रॉप्स हमें कान में नहीं लेना चाहिए डॉक्टर के संपर्क के बिना। और ठंडे पानी नहाते समय कान में नहीं जाना चाहिए। और छोटे बच्चों में खासकर जिनको सर्दी जुकाम होती है उनको कान के अंदर भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होता है, क्योंकि उनका कान और नाक के कनेक्शन में जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है वो बहुत छोटा और स्ट्रेट होने के कारण जो भी इन्फेक्शन नाक को फैलती है वो कान तक पहुंच जाती है या फैलती है। तो इसे हमें बचा के रखना चाहिए। इसके अलावा नाक जो है, मैं आपको कान की पिक्चर दिखा रही हूँ। ये पहले आप आँख की पिक्चर देखिए। नेत्र, इसका जैसे मैंने बताया है कि आगे ये पूरा एक आई बॉल है, आई ऑर्बिट में रहता है। और ये बॉल की
1/6 ऑफ द पोर्शन पे कॉर्निया है, उसके पीछे प्यूपिल है और फिर लेंस है, पीछे की और रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है। ये कान का है। कान को जैसे मैंने कहा है कि बाह्य कान, मध्यम और अंतर वाला है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स वाला पिक्चर है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कान के क्या फंक्शन है और ये कैसे हमें सुनने की मदद करती है, तो हमें कैसे इसको स्वच्छता से रखना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना आए। इसके अलावा नाक के बारे में, जो नाक जो है अधिकतर सूंघने के लिए उपयोग करता है और किसी को नाक बह रहा है, नाक में से पानी आ रहा है, तो उनको सूंघने का जो क्षमता वो नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर पूरा नाक के अंदर जो नेसल कैविटी है और उसके आसपास के जितने भी साइनस हैं वो पूरा पानी से भरा हुआ होता है, जिसके कारण वो उसकी अपनी जो फंक्शन है, जो क्रिया है, वो ठीक से नहीं कर पाता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो एक नेसल कैविटी है, तो नेसल कैविटी के अंदर एडिनॉइड्स भी होते हैं और इसके अलावा एक ऑल्फैक्टरी एरिया है, ऑल्फैक्टरी नर्व भी है और नाक के जो पीछे की ओर फेरिंग्स और उसके आगे लैरिंग्स होता है। और नाक का जो है श्वसन क्रिया में नाक एक प्रथम अंग है, जिसके थ्रू बाहर के पर्यावरण में रहने वाले ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ साथ एयर में हमें कुछ आंखों को ना दिखने वाले बहुत सारे कीटाणु और डस्ट ये सब रहते हैं, वो भी हम साथ में लिया जाता है। लेकिन वो बॉडी के शरीर के अंदर ना पहुंचने से पहले ही ये नाक में कुछ श्लेष्म झील होता है और साथ में कुछ छोटे छोटे बाल होते हैं जो इस डस्ट और कीटाणुओं को फिल्टर कर देता है। तो बाहर की जो नाक को हमें रोज़ सुबह उठने के बाद या कहीं दूर जाके, बाहर जाके फिर आने के बाद, या स्पेशली रोड पे जितना जो पोल्यूशन होती है, बाइक में जाने वाले, ये सब अपना घर आने के बाद नाक की सफाई प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो डस्ट जो है अंदर ना जाए। और नाक में भी बिना डॉक्टर की कोई भी ड्रॉप्स नहीं लेना चाहिए और सिंपली हम अच्छे पानी से रेगुलर धो लेना चाहिए। और नाक में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन को हम छोड़ दें तो वो नीचे की और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक अंदर जाकर वो फैल जाती है। तो नाक और फेरिंग्स, लैरिंग्स यहाँ तक अगर इन्फेक्शन होता है तो ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो ठीक हो सकती है तुरंत। इसको अगर हम नहीं, इस समय में हम सावधान नहीं रहते हैं तो आगे जाके वो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है, वो खतरनाक हो सकती है। इसके बाद जीभ यानी जीह्वा, जीभ को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुचि को जो बताता है कि ये स्वादिष्ट है, ये स्वादिष्ट नहीं है, ये मधुर है, ये खट्टापन ज़्यादा है, इसमें तीखा ज़्यादा है, ये सारे जो है जीभ से ही हमें पहचान मिलती है। इसमें मेनली टेस्ट बड्स होते हैं जो इसकी पहचान करते हैं। तो जब भी सुबह हम उठते हैं तो दांत की सफाई के साथ साथ जीभ को भी हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके ऊपर जो पैपिले होते हैं उसको हम स्टिमुलेट करते हैं। अगर पैपिले सही रहेंगे तो वो टेस्ट को पहचानने में मदद करेंगे। इसके बाद लास्ट वाला है स्किन, त्वचा। त्वचा से हमें क्या मिलता है? त्वचा जो है सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। ये त्वचा से ही हमें शरीर के जितने भी गंदगी है वो पसीना के थ्रू बाहर निकलता है। अगर आज के टाइम में जो एसी में रहना, इस तरह से रहने से हमें पसीना नहीं आता है, और पसीना नहीं आने के कारण वो जो गंदगी जो पसीने के थ्रू शरीर से बाहर निकलना चाहिए वो ना निकल के फिर दोबारा वो शरीर में ही रह जाता है, जिससे हमारा जो टॉक्सिन्स है वो जम जाते हैं और किडनी, लीवर इसमें जम जाते हैं। और ये जो सेंस ऑर्गन स्किन या त्वचा, जिसको इसका मेन कार्य है
टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना और ठंडा गर्म की पहचान करना, ये मेन है। तो इसको स्वस्थ रखना है तो हमें रेगुलर में नहाना, और कोई भी स्किन का कोई छोटा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल हो या ये वायरल इन्फेक्शन हो या स्किन की फंगल इन्फेक्शन हो, शुरू होने से पहले से ही हमें उसकी सावधान रहना। अगर शुरू हो गया तो तुरंत ही हमें मेडिसिन लेना चाहिए, वरना ये स्किन पे एक बार होता है तो तुरंत फैल जाता है। और स्किन ही, त्वचा ही एक ऐसा सेंस ऑर्गन है, ये सारे सेंस ऑर्गन्स के साथ टच में रहता है। जैसे कि आँख के साथ भी स्किन होती है, कान के साथ भी स्किन होती है। तो स्किन को स्वच्छता रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ा है, और सेंस ऑर्गन्स की इम्पॉर्टेंस और उसकी स्वच्छता के बारे में हमने जाना है। तो साथियों, अब इसी वीडियो से मैं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।